हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और बच्चों, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आज मैं आपके लिए 12th का चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आखिरकार ले ही आया। और आप काफ़ी परेशान भी हो रहे थे, जो कि आपको नहीं होना चाहिए था। जब आपसे एक बार कमिटमेंट कर दिया कि आपका पूरा सब्जेक्ट, आपका पूरा सिलेबस आपको टाइम से और विधिवत तरीके से मिलेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। हो जाता है कभी कोई इमरजेंसी में वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल चुका हूँ। मुझे आपसे ज़्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है। ठीक है, तो मुझे अपने कमिटमेंट को पूरा करने की चिंता आपसे ज़्यादा रहती है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लिया करें। ठीक है, अब साहब तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर 4 है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, ये जो पूरा जो 3-4 चैप्टर को मिला के एक पूरा सब्जेक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या? मैग्नेटिज्म। क्योंकि अगर हम एक ही चैप्टर बना देंगे तो काफ़ी लेंदी यूनिट, काफ़ी लेंदी चैप्टर हो जाएगा। तो CBSE ने उसको 2-2 चैप्टर में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अगर इस मैग्नेटिज्म की अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो आप इतना समझ लीजिए कि पूरा जो मैग्नेटिज्म है वो 2 कॉन्सेप्ट पर खड़ा हुआ है। मीन्स पूरी मैग्नेटिज्म के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिलर का काम करते हैं। और वो 2 कॉन्सेप्ट्स क्या हैं बच्चों? फील्ड कॉन्सेप्ट एंड फोर्स कॉन्सेप्ट। फील्ड कॉन्सेप्ट एंड फोर्स कॉन्सेप्ट। तो ये क्या हैं, इनको आज डिटेल में स्टडी करना है हमको। और उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों ट्विन सिस्टर हैं। ट्विन सिस्टर से मतलब जैसे ट्विन्स होते हैं ना, बिल्कुल एक जैसी बॉडी, एक जैसी शकल सूरत, है ना, सब कुछ सेम है। कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि यार कौन है। अगर एक के बाद दूसरा सामने आ जाए तो पता नहीं चलता कब कौन सा चला गया, कब कौन सा आ गया, है ना। फिर भी एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता ही है, जो उनके मम्मी पापा को पता होता है ना, कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म की स्टडी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मींस हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि वहाँ हर कॉन्सेप्ट के आगे वर्ड लगा हुआ था इलेक्ट्रिक, और यहाँ हर कॉन्सेप्ट के आगे वर्ड लगा होगा मैग्नेटिक। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। वहाँ हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। वहाँ हम आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ हम कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं, यहाँ उसका जुड़वा भाई बायोट-सावर्ट लॉ होगा। वहाँ हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, यहाँ गॉस का जुड़वा भाई एम्पियर्स लॉ होगा। मतलब एवरीथिंग एल्स, सब कुछ वही है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं। तो एक पंथ 2 काज होने वाले हैं। एक तरफ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और एक नया चैप्टर भी हो जाएगा। तो बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, और तो 2 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मीन्स ये 2 कॉन्सेप्ट पूरी मैग्नेटिज्म के लिए पिलर का काम करते हैं, फील्ड कॉन्सेप्ट एंड फोर्स कॉन्सेप्ट। तो फील्ड कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? फील्ड कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो इसकी डिस्कवरी की थी, मतलब इसको डिस्कवर किया था, ये फिनोमेना सबसे पहले हैंस ऑरस्टेड, आपने नाम सुना होगा। हैंस ऑरस्टेड नाम के एक फिजिसिस्ट थे। तो ये फिनोमेना सबसे पहले उन्हें दिखाई दी थी। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका जो फर्स्ट वॉल्यूम है, मतलब ये समझ लीजिए NCERT का जो फर्स्ट वॉल्यूम है, उस पूरे सब्जेक्ट को हायर लेवल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मोस्ट ऑफ द फिनोमेना जो हैं उनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई है। कैसे? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मीन्स जिसने भी उसको डिस्कवर किया है
उसकी कोई ऐसी प्री प्लानिंग नहीं थी कि मतलब कुछ उसने कोई रिसर्च की थी या कई सालों से मेहनत कर रहे थे उसको ढूंढने के लिए और अचानक से फिर वो मिली साहब उनको, नहीं। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि हम कर कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ये बाई चांस, कहते हैं ना वही एक्सीडेंटल वाली बात, कि हैंस ओरेस्टेड को कैसे मिली कि उनको कोई एक्सपेरिमेंट कराना था अपने बच्चों को, है ना। प्रोफेसर थे, तो जैसे आप लोग स्कूल में आपकी लैब होती है तो आप कोई एक्सपेरिमेंट करें, तो जो आपके टीचर हैं वो क्या है कि भाई कल बच्चों को प्रैक्टिकल कराना है, एक्सपेरिमेंट कराना है, तो वो सेटअप तैयार करें कल के लिए कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वो सेटअप तैयार कर रहे हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ तो नहीं है या कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, तो वो सब कुछ चेक करके कि कल बच्चे आएंगे अपना डायरेक्ट अपना आके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरह जो ओरेस्टेड हैं वो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे थे और उस इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट था, तो जाहिर सी बात है करंट तो फ्लो होगी, है ना। तो ये बैटरी, ये की, ठीक है, ये की के हो गई और ये वायर हो गया। अब कहते हैं इत्तेफाक था भाई कि ओरेस्टेड का नाम हिस्ट्री में आना था, ओरेस्टेड के नाम के आगे लिखना था कि भाई इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की है। तो इत्तेफाक देखिए कि जिस वायर में, उस एक्सपेरिमेंट के जिस वायर में करंट फ्लो होनी थी उस वायर के बिल्कुल पास में, कहते हैं ना बगल में, बिल्कुल उसके बगल में एक कंपास रखी हुई थी। कंपास नीडल आप जानते हो, और आप कंपास नीडल के बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि अगर कंपास को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है और खुद को उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल कर लेती है, क्योंकि वो खुद मैग्नेट होती है ना। तो कंपास की खासियत है कि कंपास को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इस की को उन्होंने क्लोज किया, है ना, तो इस वायर में करंट फ्लो होने लगी, और जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो हुई तो ये जो कंपास थी, सपोज कि ये इनिशियली ऐसे थी सपोज, है ना, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुई वो जो कंपास है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई साहब, यहाँ से इस पोजीशन से और इस पोजीशन में आ गई। अब वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इत्तेफाक से ही, है ना, क्योंकि हर रोज़ हम लोग नई नई चीज़ें देखते हैं लेकिन हमारा गौर भी नहीं जाता है उन चीज़ों पे। तो कहते हैं ना परसेप्शन भी कोई चीज़ होती है। जैसे ही ये कंपास इस पोजीशन से इस पोजीशन में डिफ्लेक्ट हुई, तुरंत ओरेस्टेड के माइंड में स्ट्राइक हुई, बोले यार इसे क्या हुआ, ये कैसे परेशान हुई, है ना। बोले यार ये डिफ्लेक्ट कैसे हो गई, इसके पास तो मैं कोई ना मैग्नेट लेके आया ना कुछ, इसे क्या हुआ। तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था अपनी ऑफलाइन क्लास में, तो एक बच्चा बोला कि सर हो सकता है हवा से हिल गई होगी, है ना। तो हवा से हिल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि जो कंपास है वो केस में, ग्लास केस में बंद होती है, तो हवा से हिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कहते हैं ओरेस्टेड, बोले यार ओरेस्टेड के मतलब अचानक से एकदम अटैक हुआ कि यार ये कैसे मतलब डिफ्लेक्ट हुई अपनी जगह से। अब काफ़ी देर सोचा, नहीं आ रहा मन में। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट की खास बात होती है कि आप उसमें ज़्यादा देर तक करंट फ्लो नहीं करा सकते, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होगा और हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसकी सोचने, बोले क्या इसे क्या हुआ, तो सोच में पड़ गए। तो जब तक सोच में पड़ रहे हैं बोले कि यार इसको बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही इस की को उन्होंने ओपन किया, इसमें करंट ऑफ होते ही वो जो कंपास थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर वापस आ गई। बोले यार कुछ तो चक्कर है भाई, कुछ तो चक्कर है इसका, इस करंट से। अब तो उन्हें थोड़ा सा क्लू मिला, तो फिर उन्होंने की को फिर से ऑन कर दिया। की को जैसे ही ऑन किया फिर से वो डिफ्लेक्ट होके वहीं पहुंच गई, फिर ऑफ किया, फिर वापस वहीं पर लौट के आ गई। बोले ओ हो, अब समझ गए हम भाई, अब समझ गए कि ये जो डिफ्लेक्ट हो रही है ये किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है। बोले कि जब इसमें करंट होती है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, जब इसमें करंट नहीं होती है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इतना तो वो समझ गए कि इस करंट से चक्कर है कुछ। अब उसके बाद फिर बोले कि यार इस करंट से डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि यार ये जो कंपास है, कंपास तो केवल मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है।
अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस करंट की वजह से इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास को डिफ्लेक्ट कर रहा हो। उन्होंने अपने से क्वेश्चन मार्क लगाया, तो वही हुआ। तो उन्होंने यहाँ से बोला, मतलब एक कॉन्सेप्ट बनाई कि इट मीन्स ये जो करंट कैरिंग वायर है, जब इस वायर में करंट फ्लो करती है तो ये इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखी है? कंपास, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से फिजिक्स की हिस्ट्री में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की कॉन्सेप्ट आई थी। तो मैं इसको अब समराइज कर देता हूँ। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कैसे कहेंगे? वो सिंपल वर्ड में कि एज पर ऑरेस्टेड एवरी करंट कैरिंग conductor has a magnetic field around itself, क्लियर? तो आज के बाद आपको कहीं भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर नजर आए, समझ जाना उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होने वाला है? एक मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। ठीक है। अब जैसे ट्विन सिस्टर, भूलना मत, वहां क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज, और चार्ज के अराउंड क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ कौन होने वाला है? करंट कैरिंग कंडक्टर, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इट इज डिनोटेड बाई बी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते थे, तो हमें वहां पता था कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? उससे पहले, डायरेक्शन पता करने से पहले बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको परेशान करेगी अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? बाय लाइंस, जिनको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना? तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करेंगे? तो अब मैग्नेटिक फील्ड के केस में दो केस हैं बच्चों। पहला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के पैरेलल हो, है ना? और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर, हो, है ना? अब पेपर के प्लेन के पैरेलल होने का क्या मतलब है? तो आप पेन लीजिए और ये सपोज कीजिए ये पेपर है, देखिए मेरे हाथ में ये पेपर है ना? और इस पेन से इस पेपर पर
कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, चाहे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, कैसे भी कोई भी लाइन जिसे आप पेपर पर पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे वैसे कैसे भी, वो लाइन पेपर के प्लेन के पैरेलल है। वो लाइन पेपर के प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के पैरेलल है, सही है ना, तो कहने का मतलब हम उस केस में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पेज पर। तो उस केस में फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? फील्ड लाइंस से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे आपका सपोज कहीं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, इस तरह से, तो समझ जाइए ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग प्लस एक्स, और ये पेपर के प्लेन के पैरेलल है, सही है। क्यों? क्योंकि लाइन से दिखाया जा रहा है, और लाइन हम पेज पर जब भी ड्रॉ कर सकते हैं जब वो पेज के पेपर के पैरेलल हो, ठीक है। अब सपोज करो कहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से गिवन है, क्लियर, तो एरो कौन सी डायरेक्शन में है? प्लस वाई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हो गया आपका अलोंग प्लस वाई, ठीक है। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह से गिवन है, इस तरह से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से गिवन है, तो ये एक्स में है? नहीं। वाई में है? नहीं। तो ये एक्स और ये वाई, कहने का मतलब एक्स वाई प्लेन में है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हुआ आपका एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइंस से शो हो रहा है कहीं पर, ठीक है, तो समझ जाइए वो पेपर के प्लेन के पैरेलल है। और पेपर के प्लेन के पैरेलल वो अलोंग प्लस एक्स हो सकता है, अलोंग प्लस वाई, अलोंग माइनस एक्स, अलोंग माइनस वाई, और इन एनी प्लेन एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट प्लेन में है तो वो लाइन से शो होगा। अब साहब अब बात आती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्लियर। अब पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर बच्चों दो केस हो सकते हैं। पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर दो केस हो सकते हैं कि ये पेपर है, सही है साहब। अब परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ भी हो सकता है और परपेंडिकुलर ऐसे अंदर की तरफ भी हो सकता है ना। कहने का मतलब एक प्लस जेड और दूसरा केस माइनस जेड, ठीक है। तो अलोंग प्लस जेड और दूसरा हो गया साहब आपका अलोंग माइनस जेड, ठीक है। पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में भी हो सकता है और पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर अलोंग माइनस जेड भी हो सकता है। अब जब प्लस जेड या माइनस जेड में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अब आपसे कोई कह रहा है कि भाई बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो आपने कहा कि पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लस जेड में, तो बोले ड्रॉ करके दिखाओ। तो अब आप पेन लेंगे और पेन से ऐसे ड्रॉ करके दिखा देंगे। क्या कोई लाइन ड्रॉ हुई? नहीं होगी, नहीं। तो हम कहने का मतलब वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो उस केस में फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करेंगे, अब वो देखिए, है ना। तो अलोंग प्लस जेड और अलोंग माइनस जेड, तो उसके लिए सबसे पहले एक बहुत छोटी सी बात समझनी है कि वेक्टर को, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? एरो से, और ये उस एरो की होती है टिप, ठीक है ना। और ये उस एरो की होती है बच्चों क्या? टेल, ठीक है। इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, वैसे, क्लियर। और इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये बन गया अर्जुन का तीर, ठीक है, महाभारत वाले अर्जुन का तीर, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरा प्लस जेड डायरेक्शन में है। तो जब आप देख रहे हो बोर्ड से, तो ये बोर्ड का समझ लो, बोर्ड पर प्लस जेड होगी आपकी तरफ ऐसे, ये प्लस जेड है, और माइनस जेड होगी अंदर की तरफ ऐसे, अंदर की तरफ परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। बात समझ में आई? ठीक है, प्लस जेड और माइनस जेड समझ लिया ना। एक चीज और बच्चों समझ लीजिए, मैग्नेटिज्म, ये जो पूरी यूनिट है, ये जो पूरे चैप्टर्स हैं आपके, इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपके समझ में डायरेक्शन आ गई तो ये चैप्टर है बहुत इजी। और अगर आप डायरेक्शंस का खेल नहीं समझ पाए
तो फिर इससे खतरनाक चैप्टर नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो डायरेक्शंस को बहुत सीरियसली लेना है। तो मैंने क्या बोला, प्लस जेड। बोर्ड के अगर रेस्पेक्ट में बात करूं तो जब आप देख रहे हो बोर्ड को तो प्लस जेड आपकी तरफ है ऐसे, ठीक है ये, और माइनस जेड अंदर की तरफ है ऐसे, ठीक है साहब। तो मैं कह रहा हूं कि साहब मैग्नेटिक फील्ड मेरा प्लस जेड की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड की तरफ है। तो प्लस जेड का मतलब इस एरो का जो हेड है वो किधर होना चाहिए, प्लस जेड की तरफ। भाई यही तो डायरेक्शन देता है, हेड ही तो डायरेक्शन बताएगा किसी भी वेक्टर के, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लस जेड में है। तो जब मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे वेक्टर्स के हम मुझे क्या दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से हेड की टिप दिखाई दे रही होंगी ना, दे रही होंगी, है ना। जब मैं इधर सामने से देखूंगा तो ये हेड दिखाई दे रहे होंगे मुझे ऐसे प्लस जेड की तरफ मुंह करते हुए, समझ रहे हो, है ना। तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड एलोंग प्लस जेड है तो उसको हम डिनोट करते हैं बाई डॉट्स। कैसे, डॉट्स के द्वारा। तो अगर कहीं पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डॉट्स से डिनोट हो रहा है, इस तरह से, ठीक है, तो समझ जाइए वो मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अब साहब अगर वही मैग्नेटिक फील्ड हमारा माइनस जेड डायरेक्शन में, तो माइनस जेड का मतलब हमें क्या चीज दिखाई देगी, हेड की, हमें हेड की क्या चीज दिखाई देगी भाई, हेड किधर हो गया, ओ सॉरी वेक्टर की कौन सी चीज दिखाई देगी भाई, हेड तो हो जाएगा अंदर की तरफ ना, ये तो अंदर की तरफ हो गया ना माइनस जेड। तो हम किधर, जब इस वेक्टर को देख रहे होंगे तो हमें ये चीज दिखाई देगी, पीछे वाली टेल, क्योंकि वेक्टर तो इधर हो गया, अब प्लस जेड की तरफ डायरेक्शन हो गई ऐसे, सॉरी माइनस जेड की तरफ, और ये पीछे उसकी टेल नजर आ रही है। टेल का मतलब ये, तो जो अर्जुन का तीर कैसे, जब अर्जुन उसमें अपने उसमें बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, धनुष, तो उसमें जो वो कोड होती थी, कोड, तो उसमें ऐसे पीछे एक बना रहता था ना जिसमें वो फंस जाए और ऐसे खींच के जब छोड़ता था वो, तो ऐसे तो बना होता है वो नहीं। कहने का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन में है तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे, बाई क्रॉस। कैसे डिनोट करेंगे, क्रॉस से डिनोट करेंगे। तो अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रॉस से डिनोट हो रहा है, क्रॉस से, तो समझ जाइए वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैं इंसिस्ट करके फिर कह रहा हूँ कि डायरेक्शंस और ये रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसको फील कर लिया, विजुलाइज कर लिया कि माइनस जेड प्लस जेड, ठीक है, और डायरेक्शंस, अभी डायरेक्शंस की बात आएंगी, तो ये सब आपने क्लेरिफाई कर लिया। और आज के लेक्चर में मैं यही काम करने वाला हूँ बस, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब साहब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं रफ कर देता हूँ अब। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आती है कि साहब उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मतलब हम ये कैसे पता करेंगे कि साहब मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड में है या माइनस जेड में है ना। तो कोई नहीं, अरे दाएं बाएं हाथ का खेल होता है ये सब, डायरेक्शन वायरेक्शन क्या हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है ये, ठीक है। तो अब साहब हेडिंग डालते हैं हम, फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या बोला, ये हमारे दाएं बाएं हाथ के खेल हैं डायरेक्शंस, मतलब कहते ना अरे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मतलब इसका मतलब वो काम बहुत आसान है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड, लो जी दाएं हाथ का खेल हो गया नहीं हो गया, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो ये मेरा राइट हैंड, ठीक है, और ये राइट हैंड की पाम, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 क्या कहता है कि राइट हैंड पाम में ऑल द फिंगर्स एंड थंब मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहली बात, ठीक है। और तो मैं पहले लिख देता हूं इसको,
ठीक है, ऑल दी फिंगर्स एंड थंब should be perpendicular to each other। ठीक है साहब। then if all the fingers towards point मतलब फिंगर्स को हमें उस पॉइंट की तरफ करना है जिस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। एंड थंब किधर है साहब आपका? करंट की डायरेक्शन में। किधर? करंट की डायरेक्शन में। देन outstretched normal on the palm gives direction of magnetic field। clear? then outstretched normal on the palm gives direction of magnetic field। ठीक है, तो देखिए साहब, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, तो एज पर ओरस्टेड करंट कैरिंग वायर है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, और मैं ये पता करना चाहता हूँ, मुझे ये तो पता है कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 कहता है कि राइट हैंड पाम के फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर कर लिए जाओ। ठीक है साहब। उसके बाद वो कह रहा है कि फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ पॉइंट कर दो, उस पॉइंट की तरफ कर दो फिंगर्स को जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है। अच्छा, खुद को वायर पर खड़ा करना है। एक और चीज, आप मतलब कहाँ खड़े हुए हैं? वायर पर। तो हम यहाँ वायर पर खड़े हुए हैं, वायर पर खड़े होके हमने फिंगर्स किसकी तरफ कर दी? पॉइंट की तरफ कर दी। ठीक है, उसके बाद थंब रहना चाहिए हमारा करंट की डायरेक्शन में। तो करंट किधर जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जा रही है, तो थंब कर दिया ऊपर। ठीक है, तो ये होती है पाम। तो वो कह रहा है पाम पर, अपनी हथेली पर हमको एक नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आउट स्ट्रेच मतलब बाहर की तरफ खींचना है हमें अपनी पाम को, ऐसे, है ना, हमें इस तरह से अपनी पाम पर बाहर की तरफ खींचना है। तो ये मेरे इस तरह से सिचुएशन बन रही है कि ये फिंगर हो गई पॉइंट की तरफ, थंब हो गया करंट की तरफ। ठीक है, अब मुझे पाम को खींचना है किधर? बाहर की तरफ, ऐसे। ठीक है, तो किधर जा रहा है वो? कौन सी डायरेक्शन है ये? बोर्ड के अंदर कौन सी डायरेक्शन होती है? -z। बोर्ड के अंदर कौन सी डायरेक्शन होती है? -z। तो नॉर्मल किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर। इट मींस -z, और -z पर फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? क्रॉस से। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया -z। सिंपल। ठीक है, अब साहब सपोज करो उसने एक पॉइंट ले लिया इधर Q, बोला कि Q पर बताओ डायरेक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वायर पर बैठ जाओ कूद के। ठीक है, फिर से वायर पर कूद के बैठ गए साहब, यहाँ पर कूद के बैठ गए। फिर फिंगर हमने किसकी तरफ कर दी? पॉइंट की तरफ कर दी। थंब किधर रखा? करंट की डायरेक्शन में। अब फिर से हथेली को खींचो बाहर की तरफ ऐसे। तो किधर आ रहा है अब ये? आपकी तरफ। बोर्ड से आपकी तरफ कौन सी डायरेक्शन थी? +z। और +z पर फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? डॉट से। तो पॉइंट के ऊपर जो डायरेक्शन है वो हो गई डॉट, बोले तो +z। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको हमेशा ऐसे ही निकालनी है। ठीक है ना? वॉच, मैंने क्या कहा था? दाएं हाथ का खेल है, तो दाएं हाथ का बस आपको कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, हाथ चलाना है थोड़ा सा बस। फिंगर ऐसे कर दी पॉइंट की तरफ, थंब को करंट की तरफ कर लिया। आउट स्ट्रेच्ड नॉर्मल, अपनी पाम पर आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है बाहर की तरफ। उस नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
ठीक है साहब। तो ये थी साहब हमारी फील्ड कॉन्सेप्ट। तो हमें फील्ड कॉन्सेप्ट से हमें क्या क्या मोरल मिली, हमें क्या क्या मतलब अपने माइंड में सहेज कर रखना है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, कोई भी एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर। और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाई लाइंस, क्रॉस और डॉट। बाई लाइंस कब शो करेंगे? जब मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है। क्रॉस से कब करेंगे? जब मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर माइनस जेड में होगा। ठीक है। और डॉट से कब करेंगे? जब पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लस जेड में होगा। ठीक है साहब, क्लियर। अब बच्चों दूसरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम, नहीं दूसरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और दूसरी कॉन्सेप्ट है हमारी फोर्स कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आ रहा होगा और आप समझ रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है। अब साहब दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है हमारी? फोर्स कॉन्सेप्ट। तो फोर्स कॉन्सेप्ट इससे भी सिंपल है। फोर्स कॉन्सेप्ट तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। ठीक है। तो फोर्स कॉन्सेप्ट, फोर्स कॉन्सेप्ट क्या कहती है साहब? कि इफ अ करंट कैरिंग, if a current carrying conductor, if a current carrying conductor, ब्रैकेट में करंट क्या होती है? करंट क्या होती है? मूविंग चार्जेस, है ना। तो आप ये भी कह सकते हो, और मूविंग चार्जेस, और मूविंग चार्जेस। ठीक है। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड in magnetic field, is placed in magnetic field, then it experiences a force known as magnetic फोर्स, नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल। अब कहीं भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ देख लें, या किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में देख लें, तो समझ जाना उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना है। इतना समझ लीजिए। ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि ये सपोज कीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है साहब। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। तो इस पर क्या लगेगा? इस पर क्या लगेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करा दिया मैंने आपका आज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तो यही कहती है कि एक चार्ज होगा। ठीक है। ये क्या है? एक चार्ज, और ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई अदर चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। वही तो कॉन्सेप्ट है यार। ये मैंने क्या बोला? मैग्नेटिज्म इज द ट्विन सिस्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसका हम कह रहे हैं कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल सही साहब। बोले कि साहब इसमें कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, तो बोले फोर्स लगेगा। कहानी खत्म। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा कंडक्टर आ गया, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस पर फोर्स लगेगा। बोलिए। ठीक है साहब। अब साहब अब बात करते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहां पर वो बार बार हमको जरूरत पड़ेगी, वो कहेगा, हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बोलेगा किधर लगेगा? हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बोले किधर लगेगा? मतलब वो हर बार हमसे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पूछेगा, और हमको पता होनी चाहिए। अगर बच्चों इतना समझ लीजिए कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता नहीं कर सकते, नहीं जानते,
तो वी कैन नॉट मूव अ सिंगल स्टेप अहेड। इतना समझ लीजिए कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शंस नहीं निकालना जानते हैं तो आप इस चैप्टर में एक सिंगल स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि आपको डायरेक्शन पता न चल जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं साहब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी दाएं बाएं हाथ का खेल है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। दाएं बाएं हाथ का, दाएं हाथ यूज कर लिया, अब बाएं हाथ बोला कि साहब ये तो पक्षपात है, हमारा नंबर क्यों नहीं ले रहे, तो लो उसका भी नंबर ले लेते हैं हम। बोले टेंशन क्यों ले रहा बेटा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लो जी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और एक और है, ठीक है, एक और है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। ये नंबर 2 है, वो नंबर 1 था, समझ गए। पहली कॉन्सेप्ट कौन सी थी, फोर्स कॉन्सेप्ट। पहली कॉन्सेप्ट के लिए पहला नंबर 1, दूसरी कॉन्सेप्ट कौन सी है, फोर्स कॉन्सेप्ट, दूसरी कॉन्सेप्ट के लिए दूसरा नंबर 2। ठीक है, और अब साहब तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं, सही है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो सबसे पहले तो आप अपना लेफ्ट हैंड निकालिए। ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड निकालिए और लेफ्ट हैंड में फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लीजिए। जिसने भी ऐसे कर लिया समझ लीजिए फिजिक्स उसके नसीब में है। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो भैया फिर तो आपको समझ जाओ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर तो इसका मतलब फिजिक्स आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है ना। तो देखिए साहब, ये हो गई फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये आपका थंब। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फिंगर आपको करनी है किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, और मिडिल फिंगर आपको करनी है किधर, करंट की तरफ। ठीक है, देन जो थंब होगा वो आपको ऑटोमेटिकली क्या दे देगा, फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर, ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कि देखिए, सपोज कीजिए कि ये साहब ये मैग्नेटिक फील्ड है कहीं। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है एक करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, तो एज पर कॉन्सेप्ट फोर्स कॉन्सेप्ट कहती है कि अगर हम कहीं पर भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ देखते हैं तो समझ जाइए कि उस पर फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स किधर लगेगा हमें ये पता करना है। तो फ्लेमिंग साहब बोले वो हम बताएंगे कि किधर लगेगा। तो बोले कि फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस जेड। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस जेड। देखिए डॉट है, ठीक है। तो बोले कि फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर लो। बोले कर ली सी, देखो फर्स्ट फिंगर, मेरी फर्स्ट फिंगर किधर हो गई, प्लस जेड मान, ठीक है। अब साहब बोले कि मिडिल फिंगर को किधर करना है, करंट की तरफ, ठीक है। तो मिडिल फिंगर मैंने करंट की तरफ कर ली। बोलो कैसी व्यवस्था बने भाई, हाँ बन गई, ठीक है। तो मिडिल फिंगर मैंने कर ली किसकी तरफ, करंट की तरफ, ऊपर की तरफ। तो थंब किधर आ रहा है मेरा, थंब किधर आ रहा है, इधर ही तो आ रहा है। तो थंब आ रहा है मेरा इधर, इसका मतलब अलोंग प्लस एक्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और लो एक एग्जांपल, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, मतलब माइनस जेड की तरफ, और करंट है ये, ठीक है। चलो जी, अब माइनस जेड की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बोर्ड के, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर ली, अंदर की तरफ ऐसे, क्लियर।
और मिडिल फिंगर किधर करनी है मुझे, करंट की तरफ। तो करंट है इधर, तो करंट हो गई मिडिल फिंगर की तरफ, ठीक है। थंब किधर आ रहा है आपका, ऊपर की तरफ, मतलब प्लस वाई। लो जी, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। सिंपल है, दाएं बाएं हाथ का खेल है। क्या कहा हमने, दाएं बाएं हाथ का खेल है। अब एक बच्चा बोला कि सर अभी तो ये समझ में आ गया, याद भी है, 7-8 महीने पीछे पेपर होंगे हमारे, हम तो यही भूल जाएंगे कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बता रही थी, कौन सी फिंगर करंट की तरफ थी, और मान लीजिए हमें तो याद नहीं रहा, फिर उसकी भी टेंशन मत लीजिए। घर में सबसे ऊपर कौन होता है, घर में सबसे ऊपर कौन है, क्या कह रहे हो, हमसे बड़ा कौन है, नहीं, घर में सबसे ऊपर पापा होते हैं, मुखिया, ठीक है। उसके बाद मम्मी होती हैं, मदर, फिर उसके बाद हम बच्चे, है ना। ये तो समझ में आ गया, नहीं आ गया, पापा सबसे ऊपर, फिर मम्मी, फिर बच्चे। तो देखिए साहब, ये है हमारी फैमिली स्ट्रेटेजी, ये हमारा फैमिली ट्री है। सबसे ऊपर कौन है, पापा, सही है, फादर, मदर, चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ये तो समझ में आ गया। फादर, थंब फादर है या नहीं है ना। तो फादर साहब क्या बता रहे हैं, फोर्स, F फॉर फोर्स, ठीक है। मदर एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चाइल्ड C फॉर करंट, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, आप ये याद रखिएगा, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर। अच्छा, अब ये यही दोनों डायरेक्शन हमको, मान लीजिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से निकालते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से जब निकालेंगे तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 कहता है कि फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर लो, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर लो। तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करनी सारी, -z, ठीक है। करंट की तरफ थंब को कर लो, तो मैंने घुमा दिया हाथ को, थंब हो गया मेरा करंट की तरफ। तो आउटवर्ड नॉर्मल पाम पर जो होगा वही हमारी फोर्स की डायरेक्शन है। तो फोर्स किधर आ रहा है, देखिए प्लस वाई, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है साहब, -+z, ठीक है, इधर। तो फिंगर हो गई +z। करंट किधर है, अपवर्ड, तो करंट अपवर्ड हो गई, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड, फोर्स की डायरेक्शन पाम पर आउटवर्ड नॉर्मल, तो इधर आएगा, ठीक है, +x, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे, मतलब आप अगर आप राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 में कंफर्टेबल हैं वो अप्लाई कीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कंफर्टेबल हैं आप उसे अप्लाई कीजिए। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से ही बता डायरेक्शन, वो आपसे ये नहीं कहेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही डायरेक्शन निकाल के दिखाओ मुझे, नहीं, वो आपकी हेडेक है कि आप कौन से रूल से फोर्स की डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल समझ में आ गया होगा, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब करंट की तरफ, देन आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बच्चों मैंने आज आपको ये बताया है कि आने वाले 3 चैप्टर इन 2 कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, इन 2 कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। तो अब साहब आज मैंने जस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है, आज मैंने आपको केवल ये बताया है कि ये जो पूरी मैग्नेटिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं, आने वाले जो 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो इन कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे दिलो दिमाग में सेट हैं तो यूँ समझ लीजिए कि इन 3 चैप्टर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है फिर, है ना। और तो बच्चों अब तक हमने जो एनालिसिस किया वो क्वालिटेटिव एनालिसिस था, है ना, वो कॉन्सेप्ट्स थी। तो अब हम 1 बाय 1 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ये पूरा सब्जेक्ट घूमता रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारी फील्ड कॉन्सेप्ट। तो फील्ड कॉन्सेप्ट हमारी सिंपल है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब सवाल आता है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स सवाल करती है कि भाई कितना होगा, कितना, मतलब अब हमको वो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है, ठीक है। तो मेजरमेंट, सही है, तो या यूं कहिए कैलकुलेशन,
मेजरमेंट नहीं, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, तो हम कूलॉम्स लॉ से किसी भी चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो ठीक वैसे ही किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो उसके लिए बायोट एंड सेवर्ट दो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, ठीक है। बायोट और सेवर्ट अलग अलग, ठीक है। तो दोनों ने कंबाइंडली एक साथ एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की थी, उसको मेजर करने की कोशिश की थी, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा उन्होंने कई सालों में इकट्ठा किया था, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा से उन्होंने एक लॉ दिया जिसको आज हम बायोट सेवर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। तो बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ का काम क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, ट्रिपल सी, करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है ये? ट्रिपल सी, करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो हम बायोट सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बायोट सेवर्ट्स लॉ कहता क्या है वो समझिएगा। तो ये साहब कोई आर्बिट्रेरी शेप का एक कंडक्टर है। कैसी शेप का? आर्बिट्रेरी शेप का मतलब अपनी मैंने इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कोई शेप मान ली। मतलब ये जो कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट वायर हो सकता है, एक सर्कुलर कॉइल हो सकती है, एक ट्रायंगुलर ट्रायंगल कॉल लूप हो सकती है ना, स्क्वायर हो सकती है, क्लियर, और आर्क हो सकता है, मतलब एनीथिंग एल्स। तो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि आप उसको ये फिक्स नहीं कर रहे कि ये यही है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर ले लूँ तो अब आप क्या समझेंगे कि जो बायोट सेवर्ट लॉ है वो स्ट्रेट वायर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे सर्किल ले लेता तो आप क्या समझते कि जो बायोट सेवर्ट लॉ है वो सर्किल के लिए डिफाइन होता है? नहीं। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि आप अब इसकी जगह पर अपनी मर्जी से कोई भी कंडक्टर इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये कोई भी किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। तो ये एक आर्बिट्रेरी करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक पॉइंट है P जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या कहा कि जिस कंडक्टर का आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, जैसे ये है कंडक्टर, तो उस कंडक्टर का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट, मतलब एक बहुत छोटी सी लेंथ लीजिए dl, क्या dl, और उसमें करंट कितनी है I, तो ये हो गया आपका I dl। dl क्या है? बहुत छोटी सी लेंथ, उस कंडक्टर की एक बहुत छोटी सी लेंथ जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद dl को उस पॉइंट से मिला दीजिए, dl और उस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और dl और p के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी क्या? r। क्या है? r है, क्लियर। तो अब dl और r के बीच ये जो एंगल है, ये है साहब आपका कितना? थीटा, क्लियर। अब साहब according to बायोट सेवर्ट्स लॉ, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उनका
इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, भाई जाहिर सी बात है हमने एक बहुत छोटी सी लेंथ ली है, तो बहुत छोटी सी लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत छोटा सा ही होगा, है ना। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। क्लियर, मतलब इस छोटे से एलिमेंट में जितनी ज़्यादा करंट थी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मोर द करंट मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। दूसरा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। कहने का मतलब हम जो हमने एलिमेंट लिया है DL, इसको बढ़ाते जाएं, लेंथ को बढ़ाते जाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था, बढ़ता जा रहा था, है ना। मतलब मोर द DL, जितनी ज़्यादा लेंथ लेंगे पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। थर्ड, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। कहने का मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, फिर साइन 90 की वैल्यू 1। तो 0 से 1 मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन की वैल्यू बढ़ रही है, तो जैसे जैसे मान लो मैं इस पॉइंट को इधर लेके आऊँ तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, ऐसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। उसके बाद फोर्थ है आपका dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। कहने का मतलब इनवर्स, r ज़्यादा होगी। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से और सपोज यहाँ कर दूँ P से P डैश पर, तो मैंने r बढ़ा दी, तो कहने का मतलब P डैश पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो P से कम होगा, तो r ज़्यादा होगी, r ज़्यादा होगी तो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने ये 4 ऑब्जर्वेशन लिए साहब, बायोट और सेबट ने ये 4 ऑब्जर्वेशन लिए। तो इन चारों ऑब्जर्वेशंस को अगर हम एक साथ कर दें तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा और अपॉन में r², ये हो जाएगा। ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी की जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो dB इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर होता है बच्चों μ0/4π, तो μ0/4π IDL साइन थीटा और अपॉन में r²। ठीक है। तो ये जो μ0/4π है, μ0/4π ये जुड़वा भैया होता है किसका 1/4π ε0 का। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां हम 1/4π ε0 यूज करते थे, अब वहां मैग्नेटिज्म में उसकी जगह कौन ले लेगा μ0/4π, μ0/4π। ठीक है ना। तो अब साहब वेयर μ0 को हम बोलते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, और वैक्यूम। ठीक है। तो वहां क्या था ε0, जिसको हम बोलते थे परमिटिविटी। ठीक है। और आपका मैग्नेटिज्म में होता है परमीएबिलिटी मतलब परमिट करने की एबिलिटी। किसको परमिट करने की एबिलिटी? मैग्नेटिक फील्ड को। ये आगे का मैटर है, तो आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि परमीएबिलिटी का मतलब कि ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि वो मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को खुद से आर पार जाने के लिए कितना परमिट कर रहा है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को आर पार जाने दे रहा होगा, मीन्स उसकी परमीएबिलिटी, परमिट करने की एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड को रोक रहा है मतलब आर पार नहीं होने दे रहा है, मतलब उसकी परमिट करने की एबिलिटी कम है, मतलब परमीएबिलिटी कम है। ठीक है। तो ये हो गया सब आपका dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है। वेयर थीटा क्या है साहब? ये थीटा इज दी स्मॉलर एंगल बिटवीन DL एंड R।
डी एल और आर के बीच का स्मॉलर एंगल है, क्योंकि दो एंगल बनना है। देखो एक एंगल ये है और एक एंगल ये भी तो है डी एल और आर के बीच, तो आपको कौन सा वाला एंगल लेना है, जो उन दोनों में छोटा हो, ठीक है ना। अब साहब इसको हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। कहने का मतलब इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कि इतना मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर, लेकिन हमको ये नहीं पता चलेगा कि पॉइंट पी पर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मीन्स डायरेक्शन हमको अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि दिस फॉर्मूला गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड, सो दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। क्लियर। अब साहब ये आया हमारा dB। अब हमें चाहिए इस पूरे कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हमने एक छोटी सी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना। तो पूरे कंडक्टर के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर होल कंडक्टर, फॉर होल कंडक्टर B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB। जो हमने dB निकाला है उसको फिर हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, तो वो आ जाएगा साहब हमारा पूरे कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब साहब वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r और अपॉन में r क्यूब, ठीक है। देख लीजिए dl क्रॉस r, a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा, तो dl क्रॉस r हो जाएगा dl r साइन थीटा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो वही तो आ गया dl साइन थीटा अपॉन r क्यूब, r स्क्वायर, समझे नहीं। dl क्रॉस r को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर dl क्रॉस r को हम लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में आपने पढ़ा होगा dl r साइन थीटा, तो dl r साइन थीटा लिख देंगे यहाँ पे, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, वही आ गया। तो ये होती है आपकी बायोट सेवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इस वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है, ये वेक्टर फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो वेक्टर फॉर्म को ध्यान से समझिएगा, इसको अब मैं हटा देता हूं। तो वेक्टर फॉर्म क्या है देखिए, dB इज इक्वल टू ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r और अपॉन में आपका r क्यूब, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू वेक्टर c होता है, बिल्कुल होता है। मतलब दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वेक्टर मिलता है, पक्का है। और ये जो वेक्टर मिलता है हमें c, इसकी खास बात ये होती है कि ये वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कहने का मतलब वेक्टर c, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो dB है ये इस dl और इस r का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इट मींस फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट dB इज परपेंडिकुलर टू dl एंड dB इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर r। तो ये वेक्टर r कौन सा है, अब यहाँ पे जो dl और पॉइंट को जो वेक्टर मिलाता है, dl और पॉइंट p को जो वेक्टर मिलाता है वो होता है आपका वेक्टर r, ठीक है, क्लियर। तो इट मींस यहां से ये टम्पू बन गया साहब हमारा, टम्पू क्या बना कि dB इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू dl, dB इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू dl, ठीक है। और दूसरा टम्पू बना कि dB इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r, dB इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r। ये जो पॉइंट है बच्चों,
ये जो पॉइंट है हमारा कि डीबी डीएल के और आर के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ये पॉइंट हमारे काम आएगा जब हम सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना। तो ये मान के चलिए कि अगर हमें ये पॉइंट नहीं पता है तो फिर हम उस डेरिवेशन को समझ नहीं पाएंगे और या फिर रट लेंगे, है ना। तो ये बात हमें तभी पता चलेगी जब हमें क्या वेक्टर फॉर्म पता हो बायोट-सैवर्ट लॉ की। तो बायोट-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और स्केलर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर। और वेक्टर आर को क्या लिया जाता है, डीएल और पॉइंट को जो वेक्टर मिलाता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर आर। अब बच्चों इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन समझते हैं और आपको एक चीज और समझनी है कि ये जो आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं मैंने बायोट-सैवर्ट लॉ के, ये समझ लीजिए कि ये मैंने आपको 4 स्टेप दिए हैं। अब हमें कोई भी जब डेरिवेशन करना होगा बायोट-सैवर्ट लॉ से तो ये समझिए कि ये 4 स्टेप अप्लाई करने हैं। 5वें स्टेप में आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये बायोट-सैवर्ट लॉ तो है ही, उसके साथ साथ हाउ टू ड्राइव अ फॉर्मूला बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, ये उसके लिए आपके स्टेप्स भी हैं। तो मैं अभी आपको इत्सिद्धम करके दिखाऊंगा, इनको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि मैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाऊंगा और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब बायोट-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन समझते हैं और समझते हैं कि बायोट-सैवर्ट लॉ से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो आपके ऑब्जर्वेशंस थे बायोट और सैवर्ट के, इनको आज हम एज ए स्टेप्स यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और लूप। तो ये साहब एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है। सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रही है कितनी, I, क्लियर। तो अब तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें आपको एक करंट एज्यूम करनी है कि उसमें करंट I है। तो ये सर्कुलर कॉइल है, मैंने इसमें पहला स्टेप क्लियर हो गया मेरा कि मैंने इसमें करंट एज्यूम कर ली I। अब मुझे फील्ड कहाँ निकालना है, इसके सेंटर पर। तो ये सेंटर हो गया इसका O, क्लियर। दूसरा स्टेप है कि फिर आप जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर की कहीं भी एक छोटी सी लेंथ ले लीजिए, है ना। तो मैंने सपोज करो इस कंडक्टर की एक बहुत छोटी सी सर्कुलर कॉइल की एक छोटी सी लेंथ ले ली, ये DL, क्लियर। ये स्टेप हो गया मेरा सेकंड क्लियर। फिर थर्ड स्टेप था कि DL और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मीट करा दो, ठीक है। तो उसे हम बोलते थे स्मॉल r और इत्तेफाक से वो स्मॉल r यहाँ पर कॉइल की रेडियस के इक्वल है। दिस इज द रेडियस ऑफ कॉइल कैपिटल R, ठीक है। DL और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R, समझ गए, और वो R यहाँ पर क्या है, कॉइल की रेडियस। उसके बाद फिर क्या था लास्ट स्टेप, R और DL, स्मॉल r और DL के बीच का एंगल। तो ये DL क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, R क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, और रेडियस सर्किल की सरकमफेरेंस के परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों एंगल ये एंगल हो गया आपका थीटा 90। थीटा कितना हो गया, 90। चारों स्टेप क्लियर हो गए। बस अब अप्लाई बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है साहब। तो बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा कितना है यहाँ पर 90, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन स्मॉल r किसके इक्वल है, कैपिटल R, तो R स्क्वायर, ठीक है। लो जी, ये छोटी सी लेंथ DL के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हमें चाहिए पूरी कॉइल के लिए, मतलब पूरे कंडक्टर के लिए। तो पूरे कंडक्टर के लिए हम क्या करते थे, पूरे कंडक्टर के लिए जो dB है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा B इक्वल टू इंटीग्रेशन
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा साहब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर और इंटीग्रेशन डी एल। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी एल जहाँ कहीं भी आए समझ जाना, दिस रिप्रेजेंट होल लेंथ या टोटल लेंथ, एक ही बात है, टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये क्या बताएगा? टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कैसे भाई? आपने यहाँ पर डीएल लिया, फिर थोड़ा एक और डीएल लिया, फिर एक और डीएल, फिर एक और डीएल, इस तरह से डीएल लिए, फिर सबका dB1 dB2 dB3 ये मैग्नेटिक फील्ड निकाले, फिर उन सबको हम क्या कर रहे हैं? सम। तो ये dB इसका मतलब क्या है? dB का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? ये कि जितने भी dB हमने निकाले होंगे उन सब का फिर हमको क्या करना है? सम करना है। तो dl 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 सारे dl को जब इसमें जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? सर्किल की सरकमफेरेंस बोले तो जो कंडक्टर है उसकी टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया टोटल लेंथ। तो यहाँ पर सर्किल है कंडक्टर हमारा, तो कंडक्टर की टोटल लेंथ क्या होती है? उसकी सरकमफेरेंस। सर्किल की टोटल लेंथ क्या होती है? उसकी सरकमफेरेंस। तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वेयर और इंटू 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, तो पाई से पाई, 2 से ये 2 हो गया, r से कार कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल टू आया साहब म्यू नॉट आई अपॉन में आपका 2r। लो जी, ये आ गया आपका सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। कब? जब इसमें एक टर्न है वायर का। जैसे वायर होता है ना, वायर तो जैसे लंबा तार है तो हम उसको इस तरह से इकट्ठा करते हैं, एक टर्न, फिर 2 टर्न, फिर 3 टर्न, 4 टर्न, ऐसे। तो ऐसे करके वायर का एक टर्न है हमारे पास, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो 2 होते तो दूसरे का भी इतना ही ऐड हो जाता, तो मतलब 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 3 टर्न होते तो इंटू 3, 4 होते इंटू 4। तो कहने का मतलब, अब इसको जनरलाइज कर देता हूं कि इफ कॉइल हैज n टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है, तो उसमें n टर्न्स होंगे, तो फिर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो वो आपको देगा 20, 30, 40 जो भी है, और अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र नहीं किया है उसने, तो फिर n इक्वल टू 1 लिया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र नहीं है तो फिर n हमारा 1 है। बाकी अगर दिया होगा उसने कुछ भी तो वो आपको गिवन होगा ये कि भाई n 10, 20, 30 जो भी है। क्लियर? तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो बायोट-सैवर्ट लॉ के 4 ऑब्जर्वेशन हैं, हम उनको आज एज ए स्टेप यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि इन स्टेप्स को फॉलो करते चले जाइए और किसी भी कंडक्टर के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक और एग्जांपल लेता हूं, मतलब एग्जांपल क्या, एक और एप्लीकेशन ले रहा हूं बच्चों में अब आर्क का। क्या? आर्क का। और ये लास्ट टॉपिक है अब मेरा इस लेक्चर का। इसके बाद फिर हम यहीं पर क्लोज कर देंगे इस टॉपिक को, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। अब मुझे आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है साहब? तो अब आते हैं साहब, फिर से वही स्टेप हैं। अरे बहुत सिंपल है यार, ये पूरा मतलब पूरी यूनिट मैग्नेटिक मेरी तो फेवरेट यूनिट है। ठीक है, अब बात करते हैं साहब। देखो, ये हो गया साहब आपका आर्क सर्किल का। ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर। इस सेंटर O पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आर्क की रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी कंडक्टर है उसमें करंट I एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने इसमें करंट I एज्यूम कर ली कि इसमें करंट I फ्लो कर रही है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप कह रहा है कि उस कंडक्टर का एक छोटी सी लेंथ ले लीजिए। उस कंडक्टर की एक छोटी सी लेंथ ले ली साहब मैंने,
लो जी ये मैंने DL ले ली, ठीक है। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि DL और पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। तो पॉइंट, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये हो गया O और ये DL, तो लो जी मैंने दोनों को मिला दिया। तो DL और पॉइंट को जिस लाइन से मिलाते थे वो होती थी स्मॉल r, और इत्तेफाक से वो यहाँ आर्क की रेडियस हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर DL और R के बीच क्या एंगल है ये देखिए। तो DL क्या है, सरकमफेरेंस, R क्या है, रेडियस, और रेडियस सरकमफेरेंस के परपेंडिकुलर होती है। तो लो जी ये थीटा हो गया आपका क्या, 90 डिग्री, ठीक है। कहानी खत्म, बस अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। तो अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, तो थीटा हो गया 90, तो साइन 90 और अपॉन r स्क्वेयर, तो स्मॉल r किसके इक्वल है यहाँ पर, कैपिटल R के, तो r स्क्वेयर, लो जी, ठीक है। तो ये हो गया साहब आपका DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन में कैपिटल R स्क्वेयर। तो ये आ गया हमारा स्मॉल लेंथ DL के लिए मैग्नेटिक फील्ड। हमें चाहिए पूरे आर्क के लिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पूरे आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इंटीग्रेशन DB, है ना। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वेयर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वेयर यहाँ से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन DL। इंटीग्रेशन DL अभी मैंने आपको बताया था क्या है, जो भी कंडक्टर है उसकी टोटल लेंथ, मतलब आर्क की लेंथ, टोटल लेंथ। तो आर्क की लेंथ क्या होती है बच्चों, भाई आप जानते हो कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ और अपॉन में रेडियस ना। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कौन सा, जो आर्क सेंटर पर बना रहा है अपने, तो ये एंगल है सपोज कितना, एल्फा। ये एंगल कितना है सपोज, एल्फा, ठीक है। तो आर्क लेंथ हो जाएगी एल्फा इंटू रेडियस, मतलब एल्फा इंटू आर रेडियस। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वेयर और इंटू एल्फा इंटू आर से एक आर कैंसिल। तो लो जी आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R और इंटू एल्फा। और ये जो एल्फा है ये किस में होगा आपका, रेडियन में ही होना चाहिए। किस में, रेडियन में। अगर आपको डिग्री में गिवन है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में, ठीक है। तो एल्फा मस्ट बी इन रेडियन। तो ये फॉर्मूला था आपका किसके लिए, अगर आपको कहीं आर्क गिवन है तो आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू एल्फा, वेयर R इज रेडियस, I करंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बच्चों एक बात और, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 म्यू, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोलते थे हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वैसे ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगी साहब हमारी टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर। तो मीटर से मीटर एक कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इससे निकाल लीजिए, देखो इससे फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट निकालनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई DB इंटू R स्क्वायर अपॉन IDL, इससे निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये याद रखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।